हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने अभी यूट्यूब के ऊपर एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम आप लोगों को पीएसआई में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और वो क्वेश्चन किन बुक्स से पूछे गए थे, तो उनसे रिलेटेड आपको चीज़ें बता रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ताकि आप जो अभी आरएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप ऐसे डाइवर्ट ना हो और आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन हो कि हाँ आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो इसी सीरीज़ में हम लोग साइंस की बात कर चुके हैं, हम लोग इंडियन हिस्ट्री की बात कर चुके हैं, हम लोग पॉलिटी की बात कर चुके हैं, राजस्थान पॉलिटी की भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है। इवन लोकेश सर ने राजस्थान हिस्ट्री के लिए भी आपको बता दिया है। इंडियन इकोनॉमिक्स की भी दिनेश सर ने बता दी है। एथिक्स मेंस में अगर हम लोग देखें तो एथिक्स की भी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने सोर्सेज और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। आज वाली वीडियो में हम किस पे बात करेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए जैसे प्रीलिम्स में और मेंस में कॉमन है। पहली चीज़ तो ये कि कितने टॉपिक्स हैं जो कॉमन है और हम लोगों को क्या डबल डबल एफर्ट लगाने हैं या एक बार में ही हम उन चीज़ों को साथ साथ में प्रिपेयर कर पाएँ। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सी बुक लिस्ट जो अभी हमें बना लेनी चाहिए ताकि बाद में ऐसा ना हो कि हम लोग प्रीलिम्स के टाइम पे कुछ और पढ़ रहे हैं और मेंस के टाइम पे हम लोग अलग नोट्स की तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा तो बहुत सारा कंटेंट ऐसे फ्लो होगा और आप लोग उससे डाइवर्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में ये प्रॉपर आपको बुक लिस्ट बताएंगे। ये पीडीएफ भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे क्योंकि हो सकता है कि कुछ फॉन्ट साइज आपको दिखाई नहीं दे रहा हो स्क्रीन पे, ठीक है, तो वो आप लोग हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो इंडियन हिस्ट्री में आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं पहले बुक्स के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा सा एक बार इंडियन हिस्ट्री का थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ मैं। जैसे अगर आप प्रीलिम्स में बात करोगे तो जो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप देखना कि हर साल आपको 10 से 11 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट से होंगे। मैं आरएस की बात कर रहा हूँ और ऐसे ही आपने उसमें भी देखा होगा, पीएसआई में भी 5-6 क्वेश्चन आए थे इससे। तो ऐसे ही प्रीलिम्स में आपके ये मान के चलो कि 10 से 11 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इंडियन हिस्ट्री से आएंगे, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मेंस में देखें तो मेंस में आप सबको पता है कि जीएस 1 के यूनिट 1 में हम लोग हिस्ट्री को कवर करते हैं और उसी में हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री आप देखोगे तो वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस में कैसे डिवाइड है। जैसे एक राजस्थान हिस्ट्री है, आपका इंडियन हिस्ट्री है एंड देन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेड है। हम मार्क्स देखें, अभी जो मार्किंग स्कीम आई है उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग इस बार हिस्ट्री के जो मार्क्स हैं वो कम हो गए। पहले आई थिंक एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा 75 मार्क्स यूनिट 1 में होते थे, अब जो हैं वो 70 मार्क्स हो गए, मतलब 5 मार्क्स जो हैं वो कम हो गए हैं इस बार जो मार्किंग स्कीम आई है आरएस मेंस की। इसमें अगर हम लोग देखें तो कैसे हो गया है मैं आपको बताऊं। आप देखना 8 क्वेश्चन तो जो होंगे वो 5 नंबर वाले आएंगे जिनको आपको 50 शब्दों में लिखना है, ये हम पहले बात कर भी चुके हैं, और 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 नंबर के होंगे जो आपको 150 वर्ड्स में लिखने हैं। ये अपना मार्किंग स्कीम है अभी के लिए कि 8 क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले आने हैं, है ना। तो टोटल ये आपका 40 मार्क्स का आपका 5 नंबर वाले हुए और आपका 3 क्वेश्चन 10 नंबर वाले हैं, तो 30 नंबर इस चीज़ के हो गए 10 नंबर वाले क्वेश्चन, तो टोटल 70 मार्क्स हो गए। अब आप डिवाइड कर लेना इसको, क्योंकि हमें किस तरीके से देखना मैंने आपको बताया अभी। हिस्ट्री में आप देखोगे तो 3 सेक्शंस में डिवाइड करोगे, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड देन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, और इन तीनों से ही टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 11 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मैं मानूं भाई, आप देखना मतलब पिछले जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ऑलमोस्ट 10 नंबर वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं भाई, मतलब तीनों से एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन जो ये 3 क्वेश्चन देने हैं 10 नंबर वाले में, हो सकता है कि एक एक
क्वेश्चन तीनों सेक्शन से आपसे पूछ लिया जाए। ये भी हो सकता है कि एक से ना, जैसे मान लो राजस्थान हिस्ट्री से ना पूछ के वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि हाँ, एक एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का इस तरीके से डिवाइड होगा। अब रहे जो 8 क्वेश्चन हैं, वो 8 क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि अगर मैं राजस्थान हिस्ट्री की बात करूं या फिर इंडियन हिस्ट्री एंड देन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, तो हो सकता है इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपका इसमें पूछे और 2 से 3 क्वेश्चन ही आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछने के चांसेस हैं जो इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि आप पीवाईक्यू देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, पर्टिकुलरली मतलब इंडियन हिस्ट्री में भी मैं बात करूँ तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाएं, वो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। बट आप टोटल ये मान के चलो इंडियन हिस्ट्री से पर्टिकुलरली कि 4 क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले और 1 क्वेश्चन आपका 10 नंबर वाला, तो मतलब आपके 5 क्वेश्चन टोटल, तो ये ऑलमोस्ट 30 नंबर, हो सकता है ये 25 भी हो जाएं और हो सकता है ये 35 भी हो जाएं। तो 30 नंबर आप एवरेज मान के चलो कि जो इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट कवर करेगा, जो इतने नंबर के क्वेश्चन आपसे इंडियन हिस्ट्री में पूछे जाएंगे। अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट। जैसे आप छोटे सब्जेक्ट जो पढ़ते हो वो ऑलमोस्ट 20 नंबर के आसपास आपसे पूछे जाते हैं, बट आप यहाँ पे जब बड़े सब्जेक्ट को ब्रेक करते हो तो इंडियन हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है वो आपसे 30 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। 4 क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले पूछने के चांस है और 1 क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर वाला आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इस तरीके की मार्किंग स्कीम आपको समझ आनी चाहिए कि हाँ, जब भी आप प्रिपरेशन करो तो ये आइडिया रहे कि हाँ, कहाँ से चीज़ें बनेंगी। अब अगर हम लोग देखें, है ना, इंडियन हिस्ट्री में भी अगर हम लोग ब्रेक करें तो आप जब पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी क्या, कि इंडियन हिस्ट्री में भी हम लोग इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एक एंशिएंट से, मेडिवल से, देन मॉडर्न से एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये 4 सेक्शंस बनते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे। आप जाके देखोगे तो आपको क्वेश्चन नज़र आएंगे भी, ठीक है। अब ऑलमोस्ट आप देखो ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि भाई एक एक क्वेश्चन सब जगह से पूछा जा सकता है ना। अब ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होगा वो जो 5th क्वेश्चन है वो कहाँ से, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो बट एक एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ सकते, हमें सारे पार्ट्स करके जाने ही पड़ेंगे। बट इसमें भी थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। जब हमने एनालाइज किया तो आप देखना कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जा रहे हैं अभी तक। देन आप देखोगे मेडिवल वाले क्वेश्चंस हैं, देन आपका एंशिएंट है एंड देन उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो हम अगर जब इंडियन हिस्ट्री तैयार करना शुरू करेंगे तो मॉडर्न पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं और वो भी हम लोग एक बार टॉपिक उसमें देख लेंगे। तो ये मार्किंग स्कीम अब आपको समझ आनी चाहिए कि इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो 30 नंबर के आसपास रहेगा। 30 नंबर में टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन जो कि 5-5 नंबर वाले मतलब 20 नंबर, और 1 क्वेश्चन जो होगा वो आपका 10 नंबर वाला आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये मार्किंग स्कीम हम लोगों ने देख ली। अब आगे आते हैं भाई, ये सिलेबस है। सिलेबस आप सबको याद होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक सिलेबस याद नहीं होगा, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है और ये आपका मेंस का सिलेबस है। सिलेबस याद नहीं होगा तब तक चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होंगी। प्रीलिम्स में और मेंस में आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कॉमन है, ऑलमोस्ट कॉमन है। ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो 85 to 86 या फिर मैं बोलूँ 90% के आसपास जो सिलेबस है ना वो कॉमन सिलेबस आपको दिख जाएगा। हिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ मैं। तो मतलब प्रीलिम्स में जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो वही सारी चीज़ें आपको मेंस में भी पढ़ने को अपनी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। कल हम लोगों ने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये बड़ा इशू होता है और आई डोंट नो कि कितने लोग इस चीज़ को एड्रेस करते हैं नहीं करते हैं, बट तेज सिविल्स एड्रेस करता है। जैसे भाई सब स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होते हैं। बेसिकली आपने कहीं पे भी क्रैश कोर्स वगैरह देखा होगा तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ा दिए जाते हैं। बट तेज सिविल्स ऐसा कर रहा है कि
आपको उसी सब्जेक्ट का पैसा पे करना है जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, और पढ़ना आप वही चाहोगे जो आपका वीक सब्जेक्ट है या जिस पे आप काम करना चाहते हो। तो इसी इनिशिएटिव में हमने अपना पहला सब्जेक्ट लॉन्च किया है, वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला जो है, और ये सुरेंद्र खांडल सर इसमें पढ़ाएंगे। सुरेंद्र खांडल सर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छी जगहों पर पढ़ा चुके हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला पार्ट है, मैनेजमेंट भी यही कराएंगे बट वो बाद में कराएंगे। तो इनका कोर्स स्टार्ट किया गया है। कल YouTube पे पहली क्लास आई थी, सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो ऐप पे होंगी। ओके, आज कल एक और क्लास आएगी, वो भी YouTube पे होगी, देन सारी क्लास आपको ऐप पे करनी है। तो एक सब्जेक्ट ये अब जैसे 700 रुपये का ये कोर्स है, इसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशंस होंगे, प्लस में आपका जो नोट्स हैं सर के क्लास के या सर के जो खुद के जो बनाए हुए नोट्स हैं वो सारे आपसे PDF फॉर्मेट में शेयर भी किए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अदर इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे हमारी RS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीज़ों मोड में है। ओके, कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों एक साथ करें, तो उनके लिए भी हम लोगों ने फाउंडेशन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हमें तो डेली टेस्ट लगाने हैं, ये जो बेस्ट चीज़ है तेज सिविल्स में। वैसे तो हम लोग हर चीज़ में अपना बेस्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, क्यूबिट प्रोग्राम जो है सिर्फ 500 रुपये का ये प्रोग्राम होता है, इसमें डेली आपको 50 MCQ मिलते हैं, ये भी स्टार्ट हो चुका है। और मेंस भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो मेजर सब्जेक्ट्स पहले करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमारा प्रीलिम्स जो है वो इजीली हम लोग क्रैक कर लेंगे, उनके लिए मेंस के सिर्फ कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, जिसमें हम लोग हर एक वीक में एक सब्जेक्ट आप लोगों का कंप्लीट कराएंगे, प्लस में आपसे एस्से भी लिखवा के देखा जाएगा। तो ये सारे सब हमारे कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ लोगों का डाउट है कि सर लाइब्रेरी प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा, है ना, जिसमें इतने सारे सिलेक्शंस हुए थे लास्ट टाइम, एक ही लाइब्रेरी से इतने सारे सिलेक्शंस। तो वो लाइब्रेरी प्रोग्राम अब जैसे ही वैकेंसी अनाउंस होगी, RS की वैकेंसी अनाउंस होने के बाद हमारा लाइब्रेरी का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो वो हम आप लोगों को बता देंगे। और कल जब रिजल्ट आएगा तब भी हम लोग देखेंगे कि इस बार हमारी लाइब्रेरी से कितने सिलेक्शन हुए, एकदम फेयर होगा, कोई ऐसे झूठ या हवाबाजी नहीं होगी भाई। अब देख लेते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस में कितना सारा सिलेबस जो है वो सेम है या कॉमन है। तो हमने देखा, मैंने अभी आपको बताया कि 85 to 86% जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कॉमन है प्रीलिम्स और मेंस में। 2 या 3 टॉपिक ही ऐसे हैं जो आपको मेंस में अलग से पढ़ना है या प्रीलिम्स में थोड़ा सा अलग करना है, बाकी सारा का सारा सिलेबस आपका सेम है। इसलिए अब ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि हमें मेंस के लिए कुछ अलग से उठाने की आवश्यकता नहीं है। मेंस में और प्रीलिम्स में कॉमन सोर्स रखना है, एक ही सोर्स रखना है, वो आप डिसाइड कर लेना, मैं अभी आपको बता दूंगा, ऑथेंटिक चीजें ही हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया कि भाई एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये आपको भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है। कौन से चैप्टर्स हैं वो सारे हम लोग अभी देखेंगे, है ना। देखो, बुक्स की बात करता हूं मैं पहले, है ना, कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। मैं बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि भाई ये ही बुक्स आपको पढ़नी है, मैं बस जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जो टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स में, RS प्रीलिम्स में और RS मेंस में दिए हुए हैं वो इन बुक से बहुत अच्छे से कवर हो रहे हैं। जो आंसर आपको लिखना चाहिए वो यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अगर आपने ये किताबें पढ़ी हुई हैं तो। ठीक है, तो मेरा काम सिर्फ यहाँ पे इतना है, ये गाइड करना कि आपको ऑथेंटिक चीज़ें पढ़नी चाहिए। जिस तरीके से RPSC अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, अपने क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न चेंज कर रही है, तो आपको भी अपनी पढ़ाई उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं है कि ये सारी किताबें पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ, चॉइस आपकी है कि कौन सा पढ़ना है आपको। ठीक है, अभी जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो 11th क्लास की ओल्ड NCERT है, RS शर्मा वाली है, वहाँ से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मैंने ये चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन कर भी दिए हैं। कुछ टॉपिक्स आपको ओल्ड NCERT जो सतीश चंद्रा है वहाँ से पढ़ने पड़ेंगे। कुछ जो बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है वहाँ से कवर करने हैं। स्पेक्ट्रम से भी आप कुछ चैप्टर्स कर सकते हो, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के। बिपिन चंद्रा जो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है वहाँ से, या फिर जो अभी न्यू NCERTs हैं, या जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था 6th 7th 8th की जो NCERT है आवर पास्ट 1 2 3 करके है, या फिर जो 11th 12th में जो थीम्स हैं अभी जो नई NCERTs हैं वहाँ से चीज़ें आपको देखनी है। चॉइस आपकी है, सारी की सारी किताबें नहीं ना तो पढ़नी है ना पढ़ी जा सकती हैं।
अभी एग्जाम के लिए। वैसे तो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी किताबें हैं ये सारी, लेकिन अभी ये सारी की सारी किताबें ऐसे नहीं पढ़नी है उठा के, आपको टॉपिक वाइज चीज़ें देखनी है कि हाँ कौन सा टॉपिक कहाँ से आपको कवर करना है। ठीक है, आगे चलें। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो ये टॉपिक सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे जो किताबें मैंने अभी आपको बताई, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मुझे तो और पढ़ना है, तो मैंने NIOS के कौन से टॉपिक्स कहाँ से कवर कर सकते हो, जो पर्टिकुलर टॉपिक्स अच्छे दिए हुए हैं इन, मैंने लिखा हुआ है लेसन्स में। ठीक है, फिर इग्नू के कौन सी बुक्स हैं, जो कौन से मॉड्यूल्स हैं, PDF हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, और कौन सा चैप्टर आप कहीं से कर सकते हो। ऐसे ही NIOS का फाइन आर्ट से रिलेटेड है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, बट सारी चीज़ें वहाँ से नहीं देखनी है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको यहाँ से देखने हैं। ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे जो प्रीलिम्स और मेंस में है, ये मैंने पूरी लिस्ट बना दी है, आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले बताया कि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। जैसे एंशिएंट में दोनों में जैसे हड़प्पा एंड वैदिक कल्चर है, बुद्धिज्म, जैनिज्म है ना, वर्ण आश्रम आपको पढ़ना है, मौर्य, कुषाण ये सब पढ़ना है, गुप्ता एज पढ़ना है, चालुक्य, पल्लवा, चोला और आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सारे कॉमन हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस में। ठीक है, तो एक ही बार इसको ऐसे तैयार कर लेना कि प्रीलिम्स और मेंस में आपको अलग अलग से तैयार ना करना पड़े। सेम ऐसे ही मेडिवल में दे रखे हैं, मॉडर्न में दे दिए हैं, और पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम के जो भी टॉपिक्स हैं वो मैंने इस स्लाइड में डाल दिए हैं, आप एक बार जाके देख लेना। PYQ का जब एनालिसिस किया तो एक चीज निकल के आई जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे गए। उसमें भी पर्टिकुलरली कहां से क्वेश्चन आए हैं, महात्मा गांधी से रिलेटेड या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है। तो जब इंडियन हिस्ट्री उठाओगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको इस टॉपिक को देनी है, ये आपसे बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर आप देखोगे तो मुगल आर्किटेक्चर और पेंटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन की आपको पर्टिकुलरली मुगल लीडर दे दिया, और उससे रिलेटेड जो भी आर्किटेक्चर थे उनके फीचर्स आपसे पूछ लिया, आपको डिफाइन करने को बोल दिया। फिर भक्ति मूवमेंट से या रिलीजियस मूवमेंट जो है वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप प्रायोरिटी सेट कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन से, सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री का ये वाला सेक्शन करोगे, देन आप ये वाला सेक्शन, देन आप थर्ड प्रायोरिटी आपको इन टॉपिक से, जब इंडियन हिस्ट्री में आप डिवाइड करोगे, देन आप 1857 जो रिवोल्ट है वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो हैं, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस से कम क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप सबसे बाद में इस टॉपिक को प्रिपेयर करना। ठीक है, आगे आते हैं। और बाकी ऐसा नहीं है भाई, है ना, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, रिलैक्स करो, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। आपके पास अपने नोट्स भी होंगे, इन किताबों से आप उन अपने नोट्स में चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। बस मेरा कंसर्न ये है कि जब अगर ये आप किताबें पढ़ते हो तो जिस तरीके के मेंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पे किताबें लिख भी दी हैं, चैप्टर्स भी लिख दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। इन किताबों को पढ़ के आप जो मेंस के आंसर्स हैं उनमें जो वर्डिंग्स होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, या फिर जो वैल्यू एडिशन वाली जो बातें हैं, वो आप अच्छे से लिख सकते हो जिस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको, और ये किताबें हैं, देखो मैंने फोटोज़ डाल दी हैं। वैसे अगर आप NCERT की ये सिर्फ 3 किताबें भी पढ़ लेते हो, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल वाली जो हैं, तो इनफ है आपके लिए, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमने तो RBSc पढ़ी है, तो RBSc के भी मैंने बता दिया आपको 9th, 10th और 12th। 11th वाली में वर्ल्ड हिस्ट्री है तो वो नहीं पढ़ना, मतलब वो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़ना है, बट इंडियन हिस्ट्री के लिए 9th के कुछ चैप्टर्स हैं, 10th के कुछ चैप्टर्स हैं और 12th के कुछ चैप्टर हैं। पूरा कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री के लिए नहीं पढ़ना है ये। ठीक है, मतलब प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करता है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आए भी हैं, मैंने आपको प्रीलिम्स वाला बताया भी है। तो इस तरीके से मैंने ये चैप्टर्स भी आप लोगों को मेंशन कर दिए हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। डायरेक्टली जो सिलेबस में वर्ड दिए हुए ना वैसे ही आपको RBSc में चैप्टर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं फिर से आपको अवेयर कर दूं, इनमें ना आपको चीज़ें उतनी डिटेल में नहीं मिलेंगी कि आप एक बहुत अच्छा और इफेक्टिव आंसर लिख पाओ, आपके आंसर में उतने सारे वैल्यू एडिशन या पॉइंट्स हों जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं आपका आंसर बेटर कर सके, तो वो RBSc किताबों में नहीं मिलता है। 12th क्लास के ये सिलेक्टेड से चैप्टर्स हैं, जैसे आप देखोगे जो ये मॉडर्न नेशनल मूवमेंट वाला जो चैप्टर, ये पढ़ना ही पढ़ना है, प्रीलिम से भी क्वेश्चन आता है, मेन से भी क्वेश्चन आता है, बट उतना डिटेल में आप नहीं लिख पाओगे अगर सिर्फ आपने ये पढ़ा होगा।
बट आप अपने नोट्स और ये किताबें या फिर ये वाला चैप्टर आप एनसीईआरटी से भी कवर किए होगे तो बहुत अच्छे से आप इसको आंसर को लिख सकते हो। ये सारी किताबें मैंने बता दी। ये थीम्स जो हैं आप इनमें से भी सिलेक्टेड आपको पढ़ना है। जैसे ये थीम 11 है, यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है ना। मैंने आपको पॉलिटी में भी बताया था, जैसे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये यहाँ पे दे रखा है ना, जो 12th थीम है जो, और 11 थीम में जो महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है ये हमारे सिलेबस में एज इट इज़ है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। जैसे इस बार आया था कि डिफरेंट स्टेजेस में या डिफरेंट एजेस वाले ग्रुप में महात्मा गांधी की जो लीडरशिप है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था, है ना, तो वो यहाँ से कवर हो भी रहा था। आप स्पेक्ट्रम भी फॉलो कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, है ना। लेकिन जिसने पढ़ी है, जैसे यूपीएससी वाले स्टूडेंट जनरली स्पेक्ट्रम पढ़ के आते हैं तो उन्होंने की होगी। आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक्स जो हैं आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर फाइन आर्ट्स जो ये नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है वहाँ से, और फाइन आर्ट्स जो 11th की बुक है जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है वो आपको यहाँ से डायरेक्टली। और इसमें मैं बता दूँ आपको, जो एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखे होते हैं ना या बॉक्सेस दे रखे होते हैं, वहाँ से आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था इंडियन हिस्ट्री का। मैं आप लोगों के साथ पूरी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ये इस पीपीटी की भी पीडीएफ आप लोगों को बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। बात है कि आपको फॉलो करना है, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ कौन से टॉपिक्स आपको कहाँ से कवर करने हैं। आपके नोट्स में चीज़ें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में दी होंगी, तो बुलेट पॉइंट्स में ऐसे क्वेश्चंस को डील करना बहुत टफ हो जाएगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हाँ, जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, एक मिनट दीजिए बस। एक मिनट पिछली बार हिस्ट्री के क्वेश्चन एक बार जाके आप पढ़ के देखना, यू विल रियलाइज़ कि हाँ कैसे क्वेश्चन हैं वो, और वो क्या आप कंप्लीट कर पाओगे या उसको लिखने लगोगे तब किस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होते हैं या नहीं होते हैं, वो आप ज़्यादा बेहतर जानोगे। लेकिन आपको जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन था जो मुगल आर्किटेक्चर से रिलेटेड था, एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में वो क्वेश्चन दे रखा है, तो वो आप डायरेक्टली कर लोगे, है ना। फिर जैसे एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर, अंडरलाइन द सिमिलैरिटीज between the 6th century BC religious movements and Nirgun Bhakti movement of medieval India in terms of Varna system and prevalent evils। अब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट कि हाँ क्या पूछना चाह रहा है। और ये क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ ना, किताबों में जब आप पढ़ते हो तब ये आंसर कर पाते हो। एक क्वेश्चन और था, महात्मा गांधी वॉज रेलिवेंट टू ईच जनरेशन, जो मैं अभी बात कर रहा था, इन हिज 3 डिकेड्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इलुस्ट्रेट विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ ये क्वेश्चन बताना था, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इसको इलुस्ट्रेट करना था। अब आप सोचो कि क्या ये आंसर आपको एज इट इज़ कहीं मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि ये क्वेश्चन मिल जाए और इसका आंसर लिखाओ। लेकिन जब आप गांधी को जब पढ़ रहे होगे या नेशनल मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल जब आप पढ़ोगे, तो गांधी की जो इन्वॉल्वमेंट आपको अलग अलग मूवमेंट्स के थ्रू अलग अलग स्टेजेस में जब दिखेगी, तो उन सबको कंपाइल करके आपको इसका आंसर बनाना था। अब ये आसान नहीं है अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो, रेगुलर टेस्ट नहीं लिखते हो, क्योंकि हमारे जो टेस्ट बनते हैं वो इन ऑथेंटिक बुक से बनते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं कि हाँ हम आप लोगों के सामने दें, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना प्रोवाइड किए जाएँ। तो ये था। अब आप सबसे पहले PYQ जाके देखना, सिलेबस याद कर लेना और फिर आप इन बुक्स की तरफ बढ़ना। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों का अभी रिजल्ट आने वाला है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। अच्छा आएगा यार, सब आपने मेहनत कर रखी है तो टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू।